नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायो फर्टिलाइज़र या हिंदी में जैव उर्वरक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है, बायो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता क्यों पड़ी, बायो फर्टिलाइज़र के प्रमुख उदाहरण या एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और बायो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन क्या है या यूजेज क्या है या इसका बेनिफिट्स क्या है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। बायो फर्टिलाइज़र या हिंदी में जैव उर्वरक। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र है क्या। देखिए, अगर इसमें हम लोग बायो शब्द पहले हटा दें तो टर्म क्या बचता है, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मीनिंग क्या होता है, उर्वरक। तो पहले जानते हैं उर्वरक क्या है। तो उर्वरक क्या होगा कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग मुख्य रूप से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र या उर्वरक। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करता है कि सॉइल के पीएच को डिस्टर्ब करता है, उसमें रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। और ये फर्टिलाइज़र चूँकि मैन मेड है या इसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो इससे एयर के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अन्य माध्यम से आकर के हम लोगों में भी तमाम प्रकार की समस्या या साइड इफ़ेक्ट को उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ एक कास्टली भी पड़ता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है, काफ़ी खर्च आता है। और यह बहुत बड़े लेवल पर हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। और हमें बार बार फर्टिलाइज़र के यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये सुझाव दिया गया कि हम लोग फर्टिलाइज़र की जगह अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज करें जो कि हम लोगों के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो, मीनिंग मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित न करता हो, इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाता हो, सॉइल या उसमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि लाभदायक हो, तो उस लिए एक नया टर्म, अल्टरनेटिव टर्म यूज किया गया फर्टिलाइज़र के स्थान पर बायो फर्टिलाइज़र। देखो, बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, जिनके अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है और जो सॉइल की फर्टिलिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चूँकि जो माइक्रोब्स होते हैं वह नेचर में क्या, इनका नेचर लिविंग है, तो हमें बार बार यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरी बात है, इको फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम लोग के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, सॉइल माइक्रोब के लिए नुकसानदायक नहीं है। जो फसल हम लोग ग्रो कराते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बायो फर्टिलाइज़र के यूज करने से फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में 30 से 40 गुना या 70 गुना तक क्या होती, बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या हुआ कि बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग जो कि करते हैं या इसका सुझाव वैज्ञानिकों के द्वारा ये दिया जा रहा है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, फिर लास्ट में इसका एप्लीकेशन देखेंगे बहुत डिटेल में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेज contain microorganisms such as bacteria, algae, fungi which promote plant growth by increasing nutrient in soil। मीन बायो फर्टिलाइजर क्या ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। उसमें एल्गी भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की या पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा करके। अब प्रश्न है कि यह पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाते कैसे हैं?
तो जो बायो फर्टिलाइज़र है अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके तमाम कैटेगरी हैं। जैसे बायो फर्टिलाइज़र में कुछ जो होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब कुछ दूसरे पौधों के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन में रहते हैं, और जिनमें निफ जीन, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर या नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है, तमाम प्रकार की नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजनेज एंजाइम होती हैं, जिसके सहायता से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो 78% इनर्ट नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म में, मतलब कि नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनमें क्लोरोफिल की कंटेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, नॉर्मली ज़्यादा होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। अब एक प्रश्न ये है कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक कैटेगरी तो सिम्बायोटिक हो गया, और दूसरा क्या होता है, नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग, जो सॉइल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी या क्षमता जो कि होती है। अब एक प्रश्न मन में आएगा कि जब ऐसे ही अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते रहे नाइट्रेट या नाइट्राइट में, तो क्या ऐसा संभव है कि सब के सब नाइट्रोजन क्या करे, वह सॉइल में आ जाए और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा की क्या कम हो जाए? तो एक प्रोसेस आप लोग पढ़ा होगा, डीनाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया को बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब कुछ सॉइल बॉर्न या सॉइल में ऐसे तमाम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सॉइल बॉर्न होते हैं या सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो सॉइल में नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयन के रूप में जो नाइट्रोजन है, उसको वह डिग्रेड करके नाइट्रोजन गैस के रूप में भी क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसी नाइट्रेट, नाइट्राइट या जो अमोनियम साल्ट के रूप में जो नाइट्रोजन है, उसको गैसियस रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मीनिंग क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हो गया, जो इनर्ट या इनएक्टिव नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलना, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि जो सॉइल नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में बदलना। मतलब दोनों चीज़, जो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, दोनों के बीच क्या होती है, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम है, जिससे दोनों प्रोसेस क्या होती है, मैनेज होकर के चलती है। हाँ, कोई भी प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होती है तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि हमारा जो इकोसिस्टम वह डिस्टर्ब होगा। ठीक है। अब क्या लिखा गया कि बायो फर्टिलाइजर आर इको फ्रेंडली, प्रमोट सॉइल हेल्थ एंड कास्ट इफेक्टिव। इसकी बहुत सारी विशेषता, लेकिन तीन जो प्रमुख विशेषता, एक जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं इको फ्रेंडली। देखिए, इको फ्रेंडली का तात्पर्य कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक न हो। प्रमोट सॉइल हेल्थ, ये हम लोग के खेतों की मिट्टी के हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा करके। और कास्ट इफेक्टिव मतलब ये सस्ता पड़ता है। अब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या है कि हम जितनी बार फसल, नई नई फसल खेतों में बोएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर, हर बार हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा और वो नुकसानदायक भी है। अब अगर हम एक बार खेतों में अपने ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई हो गए, या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर उनका हम लोग यूज कर दें बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो यूज होते हैं, तो चूँकि ये लिविंग है तो इनके अंदर क्या है, जनन, रिप्रोड्यूस की क्षमता होती है। तो इनको जब अगर सॉइल का एटमॉस्फेयर अगर बढ़िया मिलता है तो क्या करते हैं, तेज़ी से रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह बायो फर्टिलाइज़र को बार बार यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक बार यूज करें और सॉइल के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा मेंटेन कर दें तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नेचुरली सॉइल में कंटिन्यू होती रहती है। इसलिए हमें बायो फर्टिलाइज़र की बार बार यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कास्ट इफेक्टिव, सस्ते होते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी उत्पन्न नहीं करते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका उपयोग हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। देखिए, पहला है
पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, फिर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में देखेंगे। पहला क्या है, लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। दूसरा है एजोला एनाबेना। तीसरा है लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चौथा डाई एजोट्रॉप्स है। पांचवा साइनोबैक्टीरिया। छठा माइकोराइजा है। सातवां है फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर और आठवां है फ्रैंकिया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल एक कॉमन है जिनका उपयोग हम लोग अधिकतम या बहुतायत से करते हैं। अब इनमें से हम लोग कुछ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे पहला है लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। देखिए पहले सिम्बायोसिस क्या, सिम्बायोसिस को मतलब हिंदी में बोलते हैं सहजीवन। मतलब एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से इक्वली, दोनों से बराबर एक दूसरे से लाभ होता है। तो इसमें क्या है, इस एसोसिएशन में लेग्यूम मतलब जो लेग्यूमिनस, जो दाली पौधे या जो दाली कुल के फैमिली के जो पौधे हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, गांठ होता है। उसी गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं। और उस नोड्यूल में या गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें निफ जीन लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, उसमें कुछ नाइट्रोजन को या नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। तो उस नाइट्रोजन का उपयोग करके जो दाली पौधे हैं, जैसे चना, मटर है, सेम, अरहर है, ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और भोजन भी ज़्यादा बनता है। तो अब क्या होता है, जो पौधा होता है वह भोजन बनाता तो भोजन अपने भी लेता है और उस बैक्टीरिया को भी देता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब हो गया ना कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, पौधे के लिए नाइट्रोजन की व्यवस्था कर रहा है। अब पौधा क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भोजन दे रहा है और अपने जड़ में रहने का स्थान दे रहा है। तो दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। इसीलिए आप लोग सुना होगा कि जो गांव में कि जो दाली पौधे होते हैं, अरहर, चना, मटर है, इन सब में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उपयोग करने से उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, अनबैलेंस ग्रोथ होती है, जिससे पौधा क्या करता है, किसी साइड गिर जाता है, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि अगर हम लोग जो लेग्यूमिनस प्लांट है तो उनमें अगर राइजोबियम का एसोसिएशन है तो देखा गया कि इससे उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी जो होती है हम लोगों की, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, 50 से लेकर के 150 kg पर हेक्टेयर, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी होती है इनमें, वो 50 किलो से लेकर के 150 kg होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्सेशन करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ जाती है। दूसरा जो एग्जाम्पल था यहाँ पर एजोला एनाबेना। देखिए, एजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न है। एनाबेना क्या है, साइनोफाइसिकुल या ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इनके बीच भी एसोसिएशन होता है, विशेषकर राइस फील्ड, धान के खेतों में या जो नमी युक्त जो एरिया होते हैं। तो इन दोनों से प्रोसेस के परिणाम स्वरूप भी एक्वेटिक जो फर्न है और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, खेतों में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 50 से लेकर के 60 kg पर हेक्टेयर क्या आती, बढ़ जाती है। तो मीनिंग क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, हमारे धान की फसल का या जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, 30 से लेकर के 50 गुना तक बढ़ जाती है। अगला है 5वां पॉइंट जो था यहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया। देखो, जो साइनोबैक्टीरिया है वह एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन नेचर इसका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो जो साइनोफाइसिकुल के जो एल्गी हैं, जैसे इसमें एनाबेना है, नॉस्टाक है, एलोसीरा है, साइटोनीमा है, कैलोथ्रिक्स है, ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पर ये पाए जाएंगे या इनका एसोसिएशन किसी प्रकार का पाया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर में इनर्ट नाइट्रोजन जो होता है उसके कुछ मात्रा को एक्टिव रूप में नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसमें कोई भी फसल अगर हम लोग कल्टीवेट करते हैं, कोई फसल ग्रो कराते हैं, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला अति महत्वपूर्ण है, 6वां पॉइंट जो था, माइकोराइजा। देखिए, माइकोराइजा है क्या,
तो माइकोराइजा में दो शब्द है, माइको और राइजा। माइको का मतलब क्या आता है? फंगस, और राइजा मतलब क्या आता है? रूट ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइजा क्या? तो माइकोराइजा कुछ फंगस और हायर प्लांट के रूट के बीच एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब इसका परिणाम क्या है? तो जो फंगस होता है वह प्लांट के रूट के एक्सटर्नली या इंटरनली ग्रो करके उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसके सहायता से पौधा जो होता है ज़्यादा भोजन बनाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आगे बढ़ेगी, और फंगस को पौधा क्या करता है? भोजन देता है। तो ये बहुत ध्यान देगा, माइकोराइजा ते लिखा गया फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब माइको फंगस, राइजा प्लांट रूट, मतलब फंगस और प्लांट रूट के बीच एक एसोसिएशन है। अब इसमें आप लोग दो नाम सुना होगा, इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। इक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है कि फंगस जो होता है स्पेशली प्लांट के रूट के कार्टिकल रीजन या अपेक्स साइड पर ही ग्रो करता है और उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। और इंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगल स्पीसीज होती है उसके कार्टेक्स के अंदर तक जनरली या इनर साइड पे ग्रो करके और उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है? तो फ्रैंकिया एक बैक्टीरियल स्पीसीज है। इसमें लिखा गया कि पावरफुल बायो फर्टिलाइजर है, फार्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब कौन कौन प्लांट है? कैजुराइना है या और एलनस। देखिए फ्रैंकिया क्या है? तो फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है। तो अभी तक हम लोग जो जनरली नाम सुना होगा कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि बैक्टीरिया के बीच और पौधों के रूट के बीच होता है। अब विशेषकर वहाँ पे नोड्यूल का फार्मेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए कि ऐसे भी पौधे हैं जिनके रूट में नोड्यूल का फार्मेशन नहीं होता है, फिर भी वहाँ कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज का एसोसिएशन पाया जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल क्या है? फ्रैंकिया। मतलब फ्रैंकिया जो है कैजुराइना और एलनस प्लांट है जिनके रूट में नोड्यूल का फार्मेशन नहीं होता है, फिर भी वहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में पाया जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसके बदले में क्या होता है? इसको भोजन और रहने का शेल्टर मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा के दृष्टि से कि बायो फर्टिलाइज़र का एडवांटेज क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या, इसका बेनिफिट क्या, लाभ क्या क्या है, मतलब हम लोग क्यों बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें। तो देखिए ये कुछ पॉइंट को भी हम, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। देखिए पहला लाभ क्या है? इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मीनिंग जो बायो फर्टिलाइज़र हैं इनका अगर हम लोग उपयोग करें या इनके उपयोग को बढ़ावा दें तो इससे क्या करते हैं? सॉइल की संरचना को, स्ट्रक्चर को बढ़ाते, मतलब सॉइल के कैपेसिटी में सुधार करते हैं। कैसे? तो जो बायो फर्टिलाइज़र हैं ये किसी प्रकार से सॉइल के माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सॉइल को एक लगभग न्यूट्रल के आसपास का पीएच प्रोवाइड करते हैं, जिससे सॉइल के अंदर क्या होता है? एक आश्चर्यजनक सुधार होता है उसकी मतलब क्वालिटी में और उसके जो कि फर्टिलिटी में। दूसरा है रिस्टोर माइक्रोबियल बैलेंस। देखिए जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो फैक्ट्रियों में जो बनता है, जैसे यूरिया, डाई, जिंक, पोटास, ये सब जो हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं कि सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको वो ख़त्म करते हैं, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिससे वो जो माइक्रोब होते हैं मरने लगते हैं और सॉइल का बैलेंस क्या था? बिगड़ जाता है। अगर हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें तो बायो फर्टिलाइज़र एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशन देता है, जिससे सॉइल में माइक्रोबियल संख्या बढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि सॉइल में जो माइक्रोब की मात्रा है वो बैलेंस हो जाती है, और जितने ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स होंगे सॉइल में तो सॉइल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी क्या आती? बढ़ती है। तीसरा है इन्हेंस न्यूट्रिएंट साइकिल। जब हम सॉइल बायो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो बायो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं कि जो तमाम सारे न्यूट्रिएंट जो सॉइल में उनकी जो साइक्लिंग है उसको रोटेट करने में क्या आते हैं? बहुत सहायक होते हैं, तो जिससे कोई भी न्यूट्रिएंट की मात्रा ना तो ज़्यादा हो पाती है और ना किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा जनरली कम होती है, उनके बीच क्या आता है? इक्विलिब्रियम में बैलेंस से बनाए रहते हैं। अगर सॉइल में
उसका पीएच क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसा केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज करने से होता है। तो जिससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग होती है, रोटेशन होता है, वो फेल हो जाता है। अगला पॉइंट है स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है, जब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा बढ़ेगी तो इसका लाभ ये मिलेगा कि जो पौधों का ग्रोथ है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब पौधों को जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा, और जब फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा तो पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्या होगा, बढ़िया होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगला है इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी। बायो फर्टिलाइज़र के यूज करने से उत्पादन क्षमता हमारी क्या होती है, लगभग 30 से 50 गुना तक क्या होती, बढ़ जाती है। और जो क्वालिटी होगी भोजन की, या जो भी हमें फूड प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, वो क्वालिटी क्या की बेहतर होगी। क्योंकि जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भोजन के माध्यम से भी कुछ इसका अंश हम लोगों तक पहुंचता है, तो हम लोगों में तमाम प्रकार की डिजीज समस्या उत्पन्न करता है। जबकि बायो फर्टिलाइज़र में ऐसी बात नहीं होती है। मतलब कि बायो फर्टिलाइज़र का यूज करके अगर हम लोग कोई भी खेती करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो बहुत ही पौष्टिक होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट है प्रोवाइड डिजीज प्रोटेक्शन। बायो फर्टिलाइज़र का यूज करने से सॉइल में जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब है उनकी संख्या क्या होती, बढ़ जाती है। तो जब नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब की संख्या ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब को डिग्रेड कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ऐसे बायो फर्टिलाइज़र का यूज करने से पौधों के अंदर डिजीज से लड़ने की या उसके प्रति जो रेसिस्टेंसी वो बढ़ जाती है। अगला सेम उसी से रिलेटेड पॉइंट है प्रमोट डिजीज रेसिस्टेंसी। वही मीनिंग है, अगर किसी पौधे को प्रॉपर अगर भोजन पानी मतलब मिलेगा तो उसका फिजिकल ग्रोथ क्या होगा, अच्छा होगा, उसकी इम्यूनिटी क्या आगे बढ़िया होगी, तो आसानी से डिजीज से लड़ेगा। अगर ऐसे न समझ में आए तो किसी भी घर परिवार में आप लोग देखा, अगर बच्चों की संख्या कम 1-2 जो कि बच्चे हैं, तो उनको प्रॉपर क्या आता है, भोजन न्यूट्रिशन मिलता है, तो पौधे क्या बच्चे क्या आते हैं, वो फिजिकली और मेंटली क्या आते हैं, मजबूत होते हैं। तो उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, जिससे उनमें डिजीज होने की संभावना जो क्या है, रोगग्रस्त होने की संभावना कम होती है। और जिस घर में क्या है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सबको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं दुबले पतले, या उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, या तमाम प्रकार के डिजीज या समस्या से ग्रस्त होंगे। तो वैसे पौधों में भी है कि अगर पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन भोजन पानी मिलेगा तो पौधे क्या करेंगे, पौधों या उनका इम्यून सिस्टम जो होगा हेल्दी रहेगा, तो डिजीज से लड़ने की क्षमता उनके अंदर बेहतर होगी। अगला इको फ्रेंडली, मतलब बायो फर्टिलाइज़र जो है वह किसी प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब न हमारे सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, न एयर को, न जो कि मतलब वाटर को या अन्य किसी भी चीज़ को। तो इसलिए क्या है कि ये इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या था, सस्ता, बहुत महंगा नहीं। इसलिए कि अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो हम लोग जितनी बार फसल बोते हैं हर बार हमको यूज करना पड़ता है। बायो फर्टिलाइज़र में अभी हम लोग पढ़े कि बायो फर्टिलाइज़र में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एल्गी का, फंजाई का, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर क्या, इनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की, जनन की क्षमता होती है। तो ये रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इससे हमें बार बार इनके यूज करने की संभावना, यूज नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये क्या आते हैं, बहुत सस्ते पड़ते हैं और अच्छे हैं। अगला है लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी का मीनिंग यही है कि जो हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, तो अगर हम लोग 1-2 सीजन बायो फर्टिलाइज़र यूज के 1-2 सीजन अगर हम लोग सॉइल के इन्वायरमेंट को या उसके एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखें, या सॉइल का देख रेख अच्छे से करें, टाइम टू टाइम अगर वाटर यानी चीज़ों का यूज करते हैं, तो ये बहुत लंबे लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। ये नहीं कि जैसे हम लोग मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र है कि गेहूं की फसल बोए, यूज कर दिए, फिर धान की फसल में फिर हमें यूज करना है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये लिविंग होने के कारण क्या होता है कि इनका लॉन्ग टर्म, तो एक बार हम लोग यूज किए, कुछ समय तक अगर सॉइल का देख रेख करते हैं तो कई सालों तक एक कंटिन्यू ऐसे ग्रो करते हुए और अपनी संख्या को बढ़ाते हुए रहते हैं, और फर्टिलिटी हमारी जो कि अच्छे क्वालिटी की मिलती रहती है। अगला पॉइंट है एक्सीलरेट मिनरल अपटेक। जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वह
अगर सॉइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो ऐसे केस में क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वह बेहतर होती है। तो मतलब यह पौधों के वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में लेके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।